और चलिए पहली खबर का रुख कर लेते हैं श्रावस्ती से, जहां पर कोठीदार की मनमानी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जहां सरकारी राशन लेने के लिए पहले समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेना जरूरी हो गया है, ऐसा कोठीदार की तरफ से कहा जा रहा है, जिसको लेकर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। गरीब कल्याण योजना के लिए कोठीदार ने अपना नया नियम बना दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सदस्यता नहीं लेने पर कोठीदार जो है वो राशन नहीं दे रहा है। जमुनाहा ब्लॉक के चोरी कुटिया ग्राम पंचायत का ये मामला बताया जा रहा है और ये वीडियो काफी तेजी से वायरल भी इस वक्त हो रहा है। यानी कि अगर आप समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेते हैं तो ही आपको राशन मिलेगा, अन्यथा आपको राशन नहीं मिलेगा। ये नया इस वक्त नियम कोटेदार की तरफ से बनाया गया है। फिलहाल ये वीडियो सामने आ चुका है, देखना होगा कि कब तक कार्रवाई की जाती है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? वीडियो सामने आ चुका है कि अगर आप समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेते हैं तो ही राशन मिलेगा, अन्यथा आपको राशन नहीं मिलेगा। क्या अभी तक कोई कार्रवाई इस पर की गई? आपको बता दें, जनता जीवो मामला में आया है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ग्रहण कराई थी, जिसके दाना पानी मुफ्त में दिया जाता है। दरअसल का मामला जमुना के चोरा ग्राम का मामला प्रकाश में पर चलिए ठीक है दुर्गेश, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, वापस आपसे संपर्क साधेंगे। लेकिन लगातार अगर आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये वीडियो इस वक्त सामने आया है, तो ऐसे में देखना बहुत जरूरी है कि इस पर कार्रवाई कब की जाती है। क्योंकि देखिए, ये जो राशन दिया जा रहा है वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से राशन दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी कोठीदार जिस तरीके से नया नियम बना रहा है कि समाजवादी पार्टी अगर आप उसकी सदस्यता लेते हैं तो ही आपको राशन मिलेगा, तो वीडियो इस वक्त सामने आ चुका है। देखना होगा कि कब कार्रवाई होगी। दुर्गेश हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल जी दुर्गेश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले में की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद में एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है, जहां पर समाजवादी पार्टी के सदस्य कोटेदार ग्रहण करा रहा है, जिसके बाद राशन मुफ्त में दिया रहा है। जहां एक तरफ प्रशासन गरीबों को राशन मुफ्त में दे रही है, तो श्रावस्ती जनपद में एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। जमुनाहा ब्लॉक के चंद कुटिया मामला गांव का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर एक कोटेदार की मनमानी देखने को मिली है। कोटेदार जिसके बाद शासन को करा रहा है, कहीं ना इसमें भी लापरवाही सामने आ रही है। जो कारकों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन इसमें उच्च अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए दुर्गेश। और इसी के साथ चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में जहां पर 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स इस वक्त पकड़ी गई है। डीसीपी, स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और थाने की टीम ने रेड की थी। क्राइम ब्रांच ने 9 विदेशी नागरिकों को भी इस वक्त गिरफ्तार किया है। सूरजपुर के मकान में ड्रग्स की ये पूरी फैक्ट्री चल रही थी, जहां से 300 करोड़ रुपए की ये ड्रग्स बरामद की गई है। ग्रेटर नोएडा से विदेशों में भी सब ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। पहली बार यूपी पुलिस के हाथ लगी ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अफ्रीकी मूल से आरोपी पढ़ाई के उद्देश्य से यहां रह रहे थे। नार्को टेरर फंडिंग संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। नशे के सौदागर जो है उन पर शिकंजा कहीं ना कहीं कसा गया है और न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 9 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में ये ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत 300 करोड़ रुपए है। तो फिलहाल देखना होगा कि अभी इन 9 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में और कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है। तो नोएडा से 300 करोड़ रुपए की ये ड्रग्स इस वक्त बरामद की गई है। और वहीं इस पूरे मामले पर नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से न्यूज़ 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। इसमें पहली बार एक बड़ी खेप पकड़ी गई है, ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। हमारे साथ है पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। मैम, किस तरीके से ये खुलासा किया गया है? देखिए, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा ड्रग रैकेट पर लंबे अवधि से काम किया जा रहा था और उनकी ही मुखबिर की सूचना पर आज ट्रैप लगा के एक व्यक्ति को कुछ ड्रग के साथ रिकवर किया गया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने और उसकी निशानदेही पर इस लैब को ट्रेस किया गया है, इसको रिकवर किया गया है। हम ये कब से चल रही थी इस तरीके से और किस तरीके से पुलिस ने इस पर खुलासा किया है? देखिए, इन विदेशी अफ्रीकी मूल के नागरिकों के द्वारा 3 मंजिला मकान को किराए पर लेके कमर्शियल मात्रा में ड्रग
की मैन्युफैक्चरिंग का रैकेट चलाया जा रहा था। 46 केजी वाइट प्योरेस्ट फॉर्म में मेथ की रिकवरी की गई है। इसके अलावा अर्धनिर्मित ब्राउन मेथ की भी रिकवरी हुई है, गैलन्स में सोल्यूशन की रिकवरी हुई है और उसके अतिरिक्त रॉ केमिकल्स की भी रिकवरी की गई है। जो अप्लायंसेज हैं जिनकी रिकवरी से साबित होता है कि इसकी कमर्शियल मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग अनवरत रूप से काफ़ी लंबे समय से जारी थी। मार्केट कीमत क्या माने और कहाँ ये इसको सप्लाई कर रहे थे? तैयार मेथ की जो कीमत बाजार मूल्य में 200 करोड़ की आंकी गई है। देखा जाए कहाँ सप्लाई कर रहे थे इसको? अब तक के इंट्रोगेशन से नॉर्थ इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ में इनकी सप्लाई का रैकेट सामने आया है और देश के बाहर भी भेजा जाना पाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी सीपी लक्ष्मी सिंह, जिनका साफ कहना है एक बड़ा नेक्सस जो एक ड्रग्स जो फैक्ट्री चल रही थी और कहीं ना कहीं नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की जो क्राइम ब्रांच टीम है, बीटा 2 की टीम है और जो एसओजी की जो टीमें हैं वो कहीं ना कहीं सूचना के आधार पर इस पूरी खैप को पकड़ा है। हालांकि जो मार्केट कीमत बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं 200 करोड़ रुपये बताई जा रही है। वीडियो अनीस के साथ में निशांत शर्मा, न्यूज इंडिया, ग्रेटर नोएडा। प्रदेश में पहली वहीं नोएडा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी बैठक की गई, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद रहे। नोएडा समेत पश्चिमी यूपी में हारी हुई सीटों पर इस दौरान मंथन किया गया। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही सांसद, विधायक समेत कई बड़े नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो हार पर, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उन सीटों को लेकर के ये मंथन इस वक्त किया जा रहा है और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो 2024 से जोड़कर भी इसको माना जा रहा है कि जो हार अभी सामने आई है, पहली बात तो किन वजह से वो हार हुई है, कहां कमी रह गई, उस पर मंथन हो रहा है। साथ ही 2024 में वो कमी ना रह जाए उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापक जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम की रूपरेखा तय की है और केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार आज सभी प्रदेशों की बैठकें होनी है, लेकिन चूंकि हमारा बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में संगठन में क्षेत्र की व्यवस्था है, तो आज क्षेत्र की बैठक है। उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन के 19 जिलों के सभी कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान में अब जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का काम और अलग अलग ग्रुपों में बैठकर बातचीत करने का जो एक रूपरेखा है, उस रूपरेखा हम लोगों ने बनाई है। और मुझे विश्वास है कि 2024 में हम अपनी सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में सभी कामों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उत्तर प्रदेश की महान जनता मोदी जी के नेतृत्व में हमें बड़ा जनादेश देकर केंद्र में सरकार बनाने का, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर देगी। संगठन आधारित पार्टी है और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर, अध्यक्ष से लेकर और सभी छोटा से छोटा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर हम लोग कार्य करते हैं और उसी रचना के तहत आगामी 30 मई से एक महाकाय की विशेष आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम सभी कार्यकर्ता छोटे से बड़े लेवल तक अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ पर, अपनी अपनी विधानसभा में, लोकसभा स्तर पर जो 9 वर्षों में यशस्वी कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया के नेतृत्व में हुए, उन सभी कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और एक माह का ये प्रवास जनता से संपर्क का प्रवास होगा, जिसमें लगभग 250 से ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग प्रभावित करते हैं यहाँ की राजनीति को, यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाओं को, उनसे संपर्क होगा, घर घर संपर्क होगा और बड़ी बड़ी रैलियाँ होंगी, 51 बड़ी रैलियाँ होंगी, लगभग 396 लोकसभा केंद्रों के अंदर ये ऐसे आयोजन होंगे और इस तरह लगभग एक महीने में हम पूरी लगभग 500 के करीबन जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें अपने अपने जो हमें कार्य किए हैं उन पर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। अभी आपने देखा कि नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक और प्रचंड विजय हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हासिल किया। पश्चिम में तो हमने 4 की 4 नगर निगम की सभी सीटें मेयर की भी जीती हैं और यह माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियाँ जो हम लोग लेकर के जनता तक गए, उनका भी परिणाम है। उसी क्रम में यह चुनाव के तुरंत बाद महासंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है और प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे ये पश्चिम क्षेत्र है, गोरख क्षेत्र, काशी क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय बैठकों।
आमतौर पर विपक्ष हर चुनाव के बाद कभी ईवीएम का रोना रोता है तो कभी सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का, लेकिन विपक्षी दल कभी भी बीजेपी की उस रणनीति को नहीं भांप पाते जो पार्टी संगठन हर चुनाव के बाद करता है। इस बार भी यही हुआ। विपक्ष अभी निकाय चुनाव की खुमारी से उबरा भी नहीं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। अब सवाल यह उठ रहा है कि चुनावी सियासत में लीड लेने की बीजेपी की रणनीति की विपक्ष के पास क्या कोई काट नहीं है? देखिए ये रिपोर्ट। निकाय के मंथन में फंसा विपक्ष। बीजेपी ने शुरू की 2024 की तैयारी। चुनावी सियासत में बीजेपी की लीड। ऐसे दौर में जबकि सपा बसपा के प्रमुख निकाय चुनाव को लेकर ट्विटर पर भाषणबाजी कर रहे हैं, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। हर बार की तरह इस बार भी रणनीति के मामले में बीजेपी की लीड विपक्ष को आईना दिखाने के लिए काफी है। सवाल उठता है कि बजाय बीजेपी की रणनीति को टक्कर देने के हर बार विपक्षी दल सिर्फ नुक्ताचीनी ही क्यों करते रह जाते हैं, और जब चुनावी नतीजे आते हैं तो विपक्षी नेताओं के पास हजार बहाने होते हैं। अब इसी बार का उदाहरण देख लीजिए। नगर निगमों में क्लीन स्वीप करने के बाद बीजेपी संगठन ने लोकसभा चुनाव की तैयारी का पूरा रोड मैप बना लिया है। इसके लिए यूपी से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। इसके तहत हर लोकसभा क्षेत्र में 200 से अधिक परिवारों से केंद्रीय मंत्रियों और पदाधिकारियों को संपर्क साधने के लिए कहा गया है। 2022 के चुनाव में जीती गई सीटों पर पार्टी का फोकस ज्यादा रहेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश रहेगी कि संपर्क में आने वाले परिवारों की पृष्ठभूमि राजनीतिक ना हो। संपर्क अभियान में व्यापारी, वकील, डॉक्टर, शिक्षाविद, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारियों से ताल्लुक रखने वाले परिवारों को जोड़ा जाएगा। संपर्क के दौरान सभी पदाधिकारी और मंत्री डबल इंजन सरकार के फायदे बताएंगे। साथ ही मोदी सरकार के 9 साल के कामों का लेखा जोखा भी पेश करेंगे। इस दौरान मौजूदा सांसदों के कामकाज का फीडबैक भी लिया जाएगा। निश्चित तौर से चुनाव तो लोकतंत्र में आते ही रहते हैं। जब एक चुनाव हो जाएगा दूसरे चुनाव की तैयारी में लगना, ये हमारी पार्टी का लगातार से प्रयास रहा है। तो 2023 जीत चुके हैं, तो 2024 में देश में फिर से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयारी में जुट गए। निश्चित तौर से 17 नगर निगम जीते हैं, 80 के 80 लोकसभा जीतने के लिए तैयारी में जुटे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा जीतेंगे। एक तरफ बीजेपी ने लोकसभा चुनावों की तैयारियों का रोड मैप रेडी करके उस पर काम शुरू कर दिया है, तो साथ ही निकाय चुनाव में सामने आई खामियों को भी दुरुस्त करने पर पूरा फोकस है। दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव और मायावती अभी सिर्फ ट्विटर पर सक्रिय हैं। दोनों दलों का कोई रोड मैप अब तक सामने नहीं उठता है। सवाल उठता है कि क्या ऐसी तैयारी के भरोसे विपक्षी नेता बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं, और क्या संगठन और तैयारी दोनों के लिहाज से काफी आगे निकल चुकी बीजेपी को चुनौती देना क्या वाकई विपक्ष के लिए इतना ही आसान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान कौशल किशोर ने कहा कि कांग्रेस में मंथन नहीं, उठापटक चल रही है, ये आपस में लड़ रहे हैं। जिन लोगों ने मेहनत किया है उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। इसके अलावा और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। कौन होगा कांग्रेस पार्टी, इसको लेकर अभी भी कंफ्यूज नजर आ रही है। लगातार बैठकें हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, कर्नाटक को लेकर जिस तरीके से लगातार मंथन चल रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, पहले कर्नाटक में मंथन चला, विधायक दल की बैठक हुई, आज भी कहीं ना कहीं 2 गुट कांग्रेस पार्टी में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक गुट डीके शिव कुमार का है, दूसरा गुट सिद्धारमैया का है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस में मंथन नहीं चल रहा है, बल्कि उठापटक चल रही है। आपस में लड़ रहे हैं कौन बनेगा सीएम, इस तरीके की वहाँ पर लड़ाई हो रही है। और मैं समझ रहा हूँ जिन लोगों ने मेहनत किया है डीके, उनको जो है अनदेखी करने का काम कांग्रेस में हो रहा है। ऐसा देखने से, बातचीत से और जो न्यूज़ है ऐसा लग रहा है। तो उठापटक का खेल है कांग्रेस में, और किसी भी कद्दावर नेता को कांग्रेस पसंद भी नहीं करती है, क्योंकि एक परिवार को लेकर के वो चलाने का काम करते हैं। तो ये उठापटक है, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। जो भी तय होगा वो तय करने का काम करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई रोल नहीं है। मोदी सरकार के 9 साल अब पूरे होने वाले हैं। जून से अगर हम बात करें तो तमाम रैलियां भी मोदी सरकार की ओर से तमाम केंद्रीय मंत्री और जो सांसद है वो करते हुए नजर आएंगे। ये भी कहा गया है कि सांसद अपने क्षेत्रों में भी समय बिताएं। किस तरीके से देखते हैं 9 साल के इस पूरे कार्यकाल को आप?
देखिए, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पट्टी दुकानदार, व्यापारी, नौजवान, महिलाएं, वंचित तबके के लोग, अगड़े समाज के, पिछड़े वर्ग के लोग हों या SC ST समाज के लोग हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी समाज के लोग हों, सबके लिए मोदी जी ने काम करने का काम किया है। सबको सुविधाएं दी है। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज, 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को गैस सिलेंडर, चूल्हे, और 16 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये, साल में 6,000 रुपये देने का काम। ये सारी सुविधाएं जो देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये गरीब तबके के लिए सुनहरे दिवस रहे हैं, सुनहरे साल रहे हैं 9 साल के। आने वाले समय में भी मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी और जनता जो है मोदी जी को पसंद कर रही है। सभी समाज के लोग धीरे धीरे मोदी जी के साथ खड़े हैं। धन्यवाद सत्य थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी ने न्यूज ऑन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ पीयूष तिवारी। कौन हो वहीं मेरठ में नहीं थम रहा जिहादी गुंडों का आतंक। भगत सिंह मार्केट में एक बार फिर से बदसलूकी की गई है। मुस्लिम युवतियों की हिंदू युवक से दोस्ती पर ऐतराज सामने आया है। अराजक तत्वों ने सरे बाजार युवतियों से ये बदसलूकी की है। ये वीडियो भी इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है और इससे पहले भी युवतियों से बदसलूकी का वीडियो सामने आ चुका है। हिंदू युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था और वो उस खबर को भी हमने आप तक पूरी खबर को हमने आप तक पहुंचाया था, वीडियो को भी हमने आपको दिखाया था और अब ये दोबारा से इस तरीके का एक और वीडियो सामने आया है। थाना कोतवाली पुलिस वीडियो की जांच में इस वक्त जुटी हुई है। तो मेरठ में जो जिहादी गुंडे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे में बेखौफ नजर आ रहे हैं। किस तरीके से ये बदतमीजी की जाती है मुस्लिम महिलाओं के साथ में, ये तस्वीरें और ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। तो ये वीडियो इस वक्त सामने आया जहां पर अराजक तत्वों ने सरे बाजार युवतियों से बदसलूकी की गई है। पहले भी युवतियों के साथ बदसलूकी इस प्रकार से ये की गई थी जिसका वीडियो सामने आया था और न्यूज़ वन इंडिया ने उस खबर को भी प्रमुखता के साथ दिखाया था और इस खबर को भी प्रमुखता के साथ दिखाया जा रहा है। हिंदू युवक से मारपीट का वीडियो सामने आया था। तो मेरठ में कहीं ना कहीं जिहादी गुंडों का जो आतंक है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। किस तरीके से बदसलूकी की जा रही है महिलाओं के साथ। ये जो वीडियो इस वक्त सामने आया एक मार्केट का ये वीडियो है जहां पर मुस्लिम युवतियों की हिंदू युवक से दोस्ती पर कुछ ना कुछ जो जिहादी गुंडे हैं उनको परेशानी है, समस्याएं हैं और ऐसे में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम युवतियां हैं, उनके साथ बदसलूकी ये की गई है। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो मेरठ में जिहादी गुंडों का आतंक अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पुलिस इस वायरल वीडियो की जांच इस वक्त कर रही है और देखना होगा कि जांच के बाद कार्रवाई इस मामले में कब की जाएगी। मुस्लिम युवतियों के हिंदू युवक से दोस्ती पर कहीं ना कहीं ऐतराज है कुछ जिहादी गुंडों को और जिसके बाद अराजक तत्वों ने सरे बाजार युवतियों से ये बदसलूकी की है। इससे पहले भी इस तरीके का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें युवतियों से बदसलूकी की गई थी, युवक के साथ में मारपीट की गई थी और वो वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था और अब एक और वीडियो, एक और मामला हाल ही में निकलकर सामने आया है। अतुल शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, अगर देखा जाए तो मेरठ के अंदर जो जिहादी गुंडे हैं, जो धर्म की तमाम बात करते हैं, उनकी गुंडई रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, लगातार मेरठ की बात की जाए तो कोतवाली क्षेत्र की दूसरी घटना है जहां पर भगत सिंह मार्केट में फिर एक बार हिंदू लड़के को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मुस्लिम लड़की साथ में खरीदारी कर रही थी। अगर बात की जाए तो बीते 3 दिन पहले भी एक मामला सामने आया जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिर भी उसके बावजूद देखा जाए तो जहाजपन का जो ये मामला है लगातार देखने को मिल रहा है और लगातार देख सकते हैं किस तरह से अराजक तत्व युवतियों को परेशान करते हुए नजर आ रहा है। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और उसके बावजूद अगर मेरठ की बात की जाए तो ये मुस्लिम युवती है जो हिंदू युवक के साथ घूम रही थी। उसके बाद वहां पर जखेड़ा बना करके लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद युवतियों से बदसलूकी करते हैं और हिंदू युवक की पिटाई करते हैं। जहां एक तरफ भाईचारे की एकता की मिसाल पेश होती है और दूसरी तरफ देखा जाए तो जिहादीपन में ये कहीं ना कहीं बदसलूकी करते हुए लोग साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता है उसके बावजूद ये कहीं ना कहीं शर्मनाक घटना है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अतुल।
और अगली महत्वपूर्ण खबर है एटा से, जहां पर जिला न्यायाधीश ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के 2 बेटों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के बेटे सुबोध यादव और प्रमोद यादव की याचिका खारिज हुई है। बताया जा रहा है कि सुबोध और प्रमोद अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। पुलिस आंकड़े के मुताबिक सुबोध यादव पर 28 मुकदमे और प्रमोद यादव पर 25 मुकदमे दर्ज हैं। और अगली खबर हाथरस से, जहां पर 1 महीने के बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है आरोपी। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का विरोध कहीं ना कहीं करना महंगा पड़ गया है। दबंगों ने लाठी डंडों से प्रधान के भाई की पिटाई की थी। दबंगों ने प्रधान के भाई पर जमकर लाठियां बरसाई थी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रधान के भाई ने कोतवाली में यह पूरा मुकदमा दर्ज कराया था। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के विजालपुर गांव की यह घटना, लेकिन पुलिस अभी भी आरोपियों की धरपकड़ से काफी दूर नजर आ रही है। वहीं महोबा में बेटियों की शिक्षा से जुड़ी एक अच्छी खबर इस वक्त सामने आई है। करीब 1 दशक से अधूरे पड़े नए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का कार्य एक बार फिर से शुरू हो गया है। मौजूदा डीएम मनोज कुमार की पहल के बाद बेटियों की बेहतर शिक्षा पाने का सपना साकार होने जा रहा है। यह विद्यालय महोबा मुख्यालय के रामनगर इलाके में स्थित है। शासन ने अधूरे विद्यालय के निर्माण के कार्य के लिए कार्यदायी संस्था CNDS को 3 करोड़ 15 लाख की रकम आवंटित कर 6 महीने में विद्यालय निर्माण कार्य का पूरा करने का लक्ष्य दिया है। रामनगर में जो है स्कूल का निर्माण चल रहा था, जिसमें बहुत समय से पैसा नहीं आने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे थे। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनके निर्देश पर शासन से पैसा रिलीज हुआ, जिसमें से केंद्रांश का 118 लाख और राज्यांश का 39 लाख रुपये प्राप्त हुआ और उस पर पुनः कार्य शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जो है कार्य समाप्त होगा। और अगली खबर है संभल से, जहां पर ढाबा संचालक और पुलिस कर्मियों के बीच में विवाद इस वक्त देखने को मिला है। खाना खाने के दौरान दोनों के बीच ये विवाद हुआ है, जहां ढाबा संचालक ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की है। ढाबा संचालक के साथियों ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की और मारपीट में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल भी हो गया। पुलिस ने ढाबा संचालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रजपुरा थाना इलाके के DSM शुगर मिल के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो ढाबे में खाना खाने को लेकर ये पूरा संग्राम देखने को मिला है। ढाबा संचालक और पुलिसकर्मियों के बीच ये मारपीट हुई है और इस मारपीट में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। नियुक्त आरक्षी नवनीत कुमार ड्यूटी के पश्चात खाना खाने के लिए शुगर मिल स्थित निकट एक ढाबे पर गए थे, जहां पर ढाबा संचालक एवं उसके पुत्र के साथ कुछ विवाद हुआ, जिसके पश्चात वह और उसके साथियों ने आरक्षी के साथ मारपीट की, जिससे आरक्षी के सर पर चोटें आई। इस प्रकरण में मेडिकल के पश्चात शंकर धावा में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही 3 आरोपियों को हिरासत। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू तो इसलिए की गई थी कि किसानों को कुछ मदद मिल सके, लेकिन झांसी में अब मृतकों को भी पीएम किसान निधि सम्मान योजना मिल रही है। दरअसल कृषि विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है और जांच में ये पता चला है कि कुछ लाभार्थियों के निधन के बाद भी राशि उनके खाते में आती रही है। इस सूचना पर झांसी की सभी तहसीलों में जांच की गई। रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि कुल 5,856 अपात्र लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। इनमें से लगभग 2700 ऐसे हैं जिनका निधन हो चुका है। इसके अलावा आयकर देने वाले और भूमिहीन व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। महीनों में जो सर्वेक्षण कराया गया था उसमें करीबन 5700 लोग जो भूमिहीन है वो पाए गए हैं और करीब 3200 लोग ऐसे मृतक हैं जिनकी विरासत न चढ़ी होने की वजह से वो लोग पा रहे थे, तो वो सभी स्टॉप कर दिए गए हैं। और इसी तरह से जो भूमिहीन हैं उनको भी स्टॉप कर दिया गया है और उनसे रिकवरी की कार्रवाई चल रही है। और इनकम टैक्स की जो बात आ रही है उसमें करीबन 3000 लोग ऐसे थे जो ले रहे थे और उसमें नियम ये था कि जिसने किसी एक बार भी इनकम टैक्स भर दिया या ट्रैक्टर या किसी के लिए उसने लोन लिया है तो इनकम टैक्स ने ऑफिस ने जो भारत सरकार की उन्होंने पूरे देश में वो एक अपना फिल्टर लगा के ऑटोमेटिक उसको फिल्टर। और इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।